दोस्तों आज से तकरीबन 150 साल पहले एक छोटे से कॉटन ट्रेडर ने पूरे इंडिया को बदलने का सपना देखा और इस बात का उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन उनका ये सपना एक ऐसे बिजनेस एम्पायर को जन्म देगा जो केवल भारत को ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों भारतीयों के दिल को भी जीत लेगा। एक्चुअली दोस्तों ये कहानी है टाटा ग्रुप की। तो दोस्तों साल 1839 में जमशेदजी टाटा का जन्म हुआ और 1858 में जमशेदजी ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी और अपने फादर के साथ मिलकर कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू करते हैं। तो आखिर कैसे टाटा ग्रुप की शुरुआत हुई और आज कैसे इतने अच्छे तरीके से सर रतन टाटा ने अपने बिजनेसेस को इतने अच्छे से हैंडल किया, तो आज की इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों टाटा ग्रुप की शुरुआत होती है कॉटन को ट्रेड करके। एक्चुअली दोस्तों जमशेदजी टाटा सबसे पहले कॉटन का बिजनेस किया करते थे, लेकिन वो इस बिजनेस से सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि वो खुद के ही कॉटन से क्लोथ्स को मैन्युफैक्चर करना चाहते थे और इसलिए वो साल 1877 में उन्होंने नागपुर में एम्प्रेस मिल को सेटअप किया और मैन्युफैक्चरिंग करना चालू कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि वहाँ के वर्कर्स अपने काम के लिए ज्यादा सीरियस ही नहीं थे और अपने काम को सही ढंग से भी नहीं किया करते थे। और इतना ही नहीं, हर रोज लगभग 20% वर्कर्स एब्सेंट हो जाया करते थे, हफ्तों की छुट्टियां कर लिया करते थे और ज्यादा देर तक काम भी नहीं किया करते थे। इसी चीज को देखते हुए जमशेदजी ने इस प्रॉब्लम के लिए एक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला और अपने वर्कर्स के लिए प्रोविडेंट फंड स्कीम को स्टार्ट कर दिया और साथ में ही वो अपने वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने लगे और दूसरा उन्होंने अपने वर्कर्स का मेडिकल इंश्योरेंस करवाया और फाइनली फैमिली डेज और स्पोर्ट्स डेज जैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए और इन इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म करने वाले वर्कर्स को सबके सामने रिवॉर्ड्स और प्राइजेस भी देने लगे और इन सभी इनिशिएटिव्स की वजह से वर्कर्स काफी वैल्यूएबल और स्पेशल फील करने लगे, जिस वजह से उनके वर्कर्स की अटेंडेंस और परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव होने लगी। और बाद में साल 1880 के आते आते जमशेदजी ने देखा कि इंडिया में अब इंडिपेंडेंस की डिमांड बढ़ती नजर आ रही है और जमशेदजी का मानना था कि इंडिया को इंडिपेंडेंट होने के लिए इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बनना होगा और कई एसेंशियल प्रोडक्ट्स को इंडिया में ही प्रोड्यूस करना होगा। इसीलिए उन्होंने अलग अलग एरियाज में और भी इंडियन बिजनेसेस बिल्ड करने शुरू कर दिए और उन्होंने सबसे पहले पंचगनी के पहाड़ों में स्ट्रॉबेरी फार्मिंग की शुरुआत की, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आज भी पंचगनी स्ट्रॉबेरी फार्मिंग और जैम फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। और साथ में ही जमशेदजी ने ये ऑब्जर्व किया कि बेंगलोर एंड मैसूर का वेदर फ्रांस जैसा है और एकदम मिलता जुलता है, इसीलिए वो फ्रांस में ब्रीड किए जाने वाले सिल्क वॉर्म्स को इंडिया में लेकर आए और बाद में उन्होंने मैसूर एंड बेंगलुरु में जमीनें खरीदी और टाटा सिल्क वॉर्म ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की और उनके इसी इनिशिएटिव की वजह से इंडिया को मैसूर सिल्क एंड बेंगलोर मैसूर सिल्क साड़ी जैसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स मिले। जमशेदजी अपने होम टाउन बॉम्बे को बहुत ही ज्यादा पसंद किया करते थे और जानते थे कि शहर की डेवलपमेंट के लिए वहां पर एक वर्ल्ड क्लास होटल का होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए उन्होंने 1898 में द ताजमहल होटल बनाना शुरू कर दिया और उनका विजन था कि होटल का हर एक रूम समुद्र को फेस करे और गेस्ट को ऐसा फील हो कि जैसे वो पानी में फ्लोट कर रहे हो। और साल 1903 में होटल को पहली बार पब्लिक के लिए ओपन किया गया और ये पूरे मुंबई की पहली बिल्डिंग बनी जिसमें लाइट इलेक्ट्रिसिटी से जलती थी। जमशेदजी ने ऐसे और भी कई सारे इनिशिएटिव लिए, लेकिन उनका सबसे इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव था स्टील का बिजनेस स्टार्ट करना। एक्चुअली इंडिया में कंस्ट्रक्शन, रेलवेज और मैन्युफैक्चरिंग जैसी हर इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए स्टील की जरूरत थी, इसीलिए उनका सपना था कि इंडिया में ही एक स्टील प्लांट खोलना। उन्होंने अपनी लाइफ के 17 साल इंडिया में जगह जगह हाई क्वालिटी आयरन ढूंढने में लगा दिए एंड स्टील बनाने के लिए आयरन सबसे इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल होता है। लेकिन सैडली जमशेदजी को लगातार फेलियर का सामना करना पड़ रहा था। फिर अल्टीमेटली साल 1899 में उन्हें बंगाल प्रोविंस में रिच आयरन और रिजर्व्स मिल गए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत आयरन और माइनिंग और एक स्टील प्लांट सेटअप कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जमशेदजी खुद अपनी आंखों से इंडिया में स्टील को बनते नहीं देख पाए क्योंकि साल 1904 में उनकी डेथ हो गई थी। दोस्तों जमशेदजी के विजन एंड ड्रीम्स इतने ही ज्यादा ग्रैंड थे कि उनके जीते जी इन सभी ड्रीम्स को पूरा करना पॉसिबल ही नहीं था और बाद में इन सभी ड्रीम्स को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली उनके बेटे दोराबजी टाटा को। जमशेदजी का मानना था कि इंडिया साइंटिफिक और एजुकेशन सिस्टम में वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत ही ज्यादा पीछे है और वो इंडिया में एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करना चाहते थे। इसीलिए दोराबजी टाटा ने मैसूर के महाराजा की मदद ली और साल 1909 में बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को एस्टेब्लिश किया एंड नोबेल लॉरिएट और सीवी रमन IISc के फर्स्ट डायरेक्टर बने। बाद में आगे चलकर IISc ने इंडिया के फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम एंड इंडिया के फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट द हंसा को डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया। इसके अलावा जमशेदजी ने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का भी एक सपना देखा था और इस प्रोजेक्ट के लिए दोराबजी टाटा ने 7000 वर्कर्स को इन्वॉल्व किया और इन्होंने आर्टिफिशियल लेक्स, डैम्स और चैनल्स बनवाए और साल 1911 में ये प्लांट रेडी हुआ और इससे पावर जनरेशन भी स्टार्ट हो गया एंड मुंबई की कई मिल्स एंड बिजनेसेस को इसी पावर प्लांट से पावर मिलना चालू हो गया और आज इसी कंपनी को हम टाटा पावर के नाम से जानते हैं। और फाइनली जमशेदजी ने जो स्टील प्लांट का काम स्टार्ट किया था उसे भी पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब दोराबजी टाटा ने संभाली और 1907 में लिमिटेड कंपनीज एस्टेब्लिश की और स्टील
स्टील प्लांट के लिए इन्होंने 23 करोड़ का आईपीओ अनाउंस किया। उस समय स्वदेशी आंदोलन के चलते केवल 2 हफ्तों में ही करीब 8,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया और इस कंपनी का नाम टाटा स्टील और आयरन कंपनी यानी कि टिस्को रखा गया। और फाइनली 1912 में टिस्को से पहला स्टील प्रोड्यूस होकर निकला और इसके 2 साल बाद ही यानी कि 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 चालू हो गया और ब्रिटेन की स्टील डिमांड एकदम से शॉर्ट अप हो गई और टैंक्स, ट्रक्स, रेलवेज इन सब के लिए स्टील की जरूरत थी और टिस्को के प्लांट ने दिन रात काम किया और इस डिमांड को पूरा कर दिया। और बाद में जिस टाउन में टिस्को का प्लांट था उस टाउन का नाम जमशेद जी के नाम पर यानी कि जमशेदपुर रख दिया गया और रेलवे स्टेशन का नाम टाटा नगर रख दिया। और दोराब जी की लीडरशिप में टाटा ग्रुप का बिजनेस आसमान को छू रहा था और फिर साल 1932 में अनफॉर्चुनेटली दोराब जी टाटा की डेथ हो गई। और दोस्तों उन्होंने अपने जाने से पहले टाटा ग्रुप को स्टील, पावर, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसे बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई कर दिया था। अब दोराब जी टाटा के बाद 1938 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने फैमिली के एक यंग मेंबर जिनका नाम है JRD टाटा। एक्चुअली JRD टाटा ने 1925 में ही बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था और टिस्को के प्लांट में काम सीख रहे थे और वो शुरुआत से ही एविएशन में काफी इंटरेस्टेड थे। इसलिए 1932 में उन्होंने टाटा एविएशन की शुरुआत की और ये एयरलाइन पैसेंजर और कार्गो ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इंडिया की पहली एयरलाइन बनी और इसकी पहली फ्लाइट खुद ही JRD टाटा ने उड़ाई थी। इसके बाद वो इंडिया के फर्स्ट एवर कमर्शियल पायलट भी बने और बाद में साल 1939 में उन्होंने गुजरात के मीठापुर टाउन में केमिकल प्लांट को भी बिल्डअप किया और यहीं से ही शुरुआत होती है टाटा केमिकल्स की। वही टाटा केमिकल्स जो आज टाटा सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया करते हैं। और कुछ ही देर के बाद में केमिकल बिजनेस भी अच्छा चलने लगा और बाद में देश की इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने देखा कि इंडिया में कोई भी कॉस्मेटिक ब्रांड नहीं है, इसलिए उन्होंने लैक्मे की शुरुआत की। एक्चुअली दोस्तों लैक्मे एक फ्रेंच वर्ड है एंड JRD टाटा ने डेलिबरेटली इस ब्रांड को इंडियन नाम नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता था कि इंडियन वुमेन फॉरेन ब्रांड से ऑब्सेस्ड थी और फॉरेन ब्रांड्स को ही हाई क्वालिटी मानती थी और इसीलिए लैक्मे नाम देकर उन्होंने कॉस्मेटिक ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल की एस्पिरेशनल वैल्यू दी। इसके अलावा JRD टाटा ने जमशेदपुर में एक रेलवे इंजन बनाने वाली फैक्ट्री को ही खरीद लिया और शुरुआत की टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की, जिसके बाद में इसका नाम टेल्को कर दिया गया। इनिशियली टेल्को केवल रेलवे के लिए स्टीम इंजन ही बनाती थी लेकिन JRD ने जल्दी ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में भी बिजनेस को एक्सपेंड कर दिया और बाद में उन्होंने टाटा 407 ट्रक को लॉन्च किया जो कि अपने स्लिम और स्ट्रॉन्ग डिजाइन के लिए काफी पॉपुलर हुआ और इंटरनेशनल ब्रांड्स को बीट करते हुए इसने 70% मार्केट शेयर को कैप्चर कर लिया। और आज के समय में इंजन और ट्रक्स बनाने वाली इस टेलीकॉम कंपनी को हम आज टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। और तो और दोस्तों टाटा ने हर एक सिचुएशन में गवर्नमेंट को स्पेशल सपोर्ट किया है और जहां जहां गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी टाटा ने अपने वर्कर्स को वहां तक भेजा था। और JRD टाटा की इन सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें इंडियन एयरफोर्स में ऑनररी एयर कॉमोडोर की पोस्टिंग भी दी और साल 1991 तक JRD टाटा ने टाटा ग्रुप की कंपनीज का नंबर 84 तक पहुंचा दिया था और 24,000 करोड़ का रेवेन्यू था और 27,000 एम्प्लॉइज थे। लेकिन 87 की एज में अब समय आ चुका था कि अब वो टाटा ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के हवाले कर दें। इसलिए JRD टाटा ने नए चेयरमैन के तौर पर टाटा फैमिली के एक प्रॉमिसिंग मेंबर को चुना और ये नए चेयरमैन थे सर रतन टाटा। चेयरमैन बनने से करीब 30 साल पहले यानी कि 1962 सर रतन टाटा USA में आर्किटेक्चर की स्टडी कर रहे थे और तभी ही उन्हें JRD टाटा का लेटर आता है जिसमें उन्हें इंडिया आके बिजनेस ज्वाइन करने को कहा गया और तभी ही सर रतन टाटा ने भी इंडिया में आकर टाटा स्टील को ज्वाइन कर लिया और वहाँ एक नॉर्मल वर्कर की तरह उन्होंने काम को स्टार्ट कर दिया और उन्हें धीरे धीरे करके बड़ी से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने लगी और बाद में सर रतन टाटा ने धीरे धीरे करके और भी अपनी कई सारी कंपनीज को संभालना शुरू कर दिया और समय के साथ साथ अपनी कंपनीज के प्रॉफिट्स को भी दुगना तिगना करते गए। और जब साल 1991 में सर रतन टाटा चेयरमैन बने तो उन्होंने नोटिस किया कि टाटा ग्रुप बाहर से देखने में तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन रियलिटी में टाटा ग्रुप कई चीजों में पीछे छूट रहा था और उन्हें लगा कि हाई टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटिंग और AI सेक्टर में टाटा ग्रुप काफी पीछे है और टाटा ग्रुप ने काफी समय से कुछ यूनिक भी नहीं किया है और वो टाटा ग्रुप के थ्रू इंडिया के लिए कुछ रेवोल्यूशनरी करना चाहते थे। और इसी माइंडसेट के साथ उन्होंने देखा कि इंडिया के पास ऐसी कोई भी कार नहीं थी जिसके डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक सब कुछ इंडिया में ही हुआ हो। इसलिए 1995 में सर रतन टाटा ने 100% इंडियन कार बनाने के बारे में मजबूत फैसला ले लिया और एक ऐसी कार जो कि फ्यूचरिस्टिक, स्पेशियस और साथ में ही हाई माइलेज देती हो। रतन टाटा ने खुद ही कार को डिजाइन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और फाइनली 1998 में कार को लॉन्च कर दिया। एक्चुअली दोस्तों ये एक इंडियन कार थी इसलिए इसका नाम रखने के लिए इंडिया वर्ड से इंडी लिया गया और कार वर्ड से कार, यानी कि इन दोनों वर्ड्स को जोड़कर बना इंडिका। टाटा इंडिका ऑटोमोबाइल के बाद रतन टाटा ने टेक्नोलॉजी पे भी फोकस किया। उन्होंने देखा कि TCS का फोकस इंडियन कंपनीज को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे डेटा एंट्री और बुक कीपिंग देने में था जो कि बहुत ही बेसिक लेवल का काम था। इसलिए रतन टाटा ने TCS का फोकस
फोकस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से शिफ्ट करके सॉफ्टवेयर सर्विसेज पर कर दिया, जिसके बाद टीसीएस ने इंडिया की और इवन के वर्ल्ड की बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट कर दिया। और फिर टीसीएस की सक्सेस के बाद सर रतन टाटा ने वापस टाटा मोटर्स पे फोकस किया और उन्होंने देखा कि इंडिया की मेजोरिटी मिडिल क्लास पॉपुलेशन एक कार अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए पूरी फैमिली को मजबूरी में टू व्हीलर पे कंजेस्टेड होके जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही अनकंफर्टेबल और अनसेफ था। और सर रतन टाटा का ड्रीम था कि इंडियन मिडिल क्लास को एक स्कूटर से कार में ट्रांजैक्ट करवाना, इसलिए उन्होंने अनाउंस किया कि वो एक ऐसी कार को लॉन्च करेंगे जिसका प्राइस केवल 1 लाख रुपए होगा। और साल 2009 में अपने प्रॉमिस को रखते हुए उन्होंने 1 लाख रुपए के प्राइस पॉइंट पे टाटा नैनो को लॉन्च किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाटा नैनो एक फेलियर साबित हुई। और नैनो का सबसे बड़ा एडवांटेज था उसका सस्ता प्राइस, और यही उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन गया। एक्चुअली इंडिया में कार को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता है, और जिसके पास एक कार होती है उसी को ही सक्सेसफुल माना जाता है। लेकिन नैनो के सस्ते प्राइस और उसके डिजाइन के कारण लोगों ने उसे वर्ल्ड चीपेस्ट कार का मैच बॉक्स और इवन के कवर्ड ऑटो रिक्शा की तरह ब्रांड कर दिया। और जहां दूसरे कार्स ओनर अपनी कार के कारण प्राउड फील करते थे, तो वहीं नैनो के ओनर्स अपनी कार की वजह से एम्बेरस्ड फील करने लगे, और इसीलिए नैनो फेलियर साबित हुई। अब इस फेलियर से टाटा मोटर्स ने कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ सीखा, जो आज उनके लाइनअप में देखा जा सकता है। और आज टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी बन चुकी है। फाइनली सर रतन टाटा डीपली चाहते थे कि इंडिया की कंपनीज को केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करना चाहिए, और इसीलिए फॉरेन मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने एक के बाद एक फॉरेन ब्रांड्स को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। जैसे टाटा मोटर्स को ग्लोबल लग्जरी मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने जैगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर कर लिया। सिमिलरली टाटा की हर मेजर कंपनी जैसे टाटा स्टील, टीसीएस, टाटा केमिकल्स और IHCL ने भी एक्विजिशंस की, और आज इन्हीं डिसीजंस के कारण टाटा ग्रुप का आधे से भी ज्यादा का रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है। सर रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने जो अचीव किया है उसकी लिस्ट बहुत ही ज्यादा लंबी है, चाहे वो टाइटन द्वारा वर्ल्ड की स्लिमेस्ट रिस्ट वॉच बनाना हो, टीसीएस का वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर बनाना हो, या फिर टाटा स्काई लॉन्च करके टेलीविजन मार्केट को डिस्टर्ब करना हो। ऑलमोस्ट हर एरिया में टाटा ग्रुप ने सक्सेस हासिल कर ली है। दोस्तों सर रतन टाटा का कहना है कि तेज चलना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक चलना है तो सबको साथ में लेकर चलो। और टाटा ग्रुप ने हमेशा से ही इसी फिलोसफी के साथ बिजनेस को किया है। टाटा ने एक तरफ तो जहां बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं। टाटा ग्रुप हमेशा अपने इन्वेस्टर्स, अपने एम्प्लॉइज, अपने कस्टमर्स और अल्टीमेटली अपने देश को साथ लेकर चला है, और इसीलिए उन्हें आज जितनी भी सक्सेस मिली है उससे कहीं गुना ज्यादा लोगों की रिस्पेक्ट उन्हें मिलती है। बाकी दोस्तों आपका टाटा के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में ही आज के इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। बाकी दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे ओल्ड मॉक रम इंडिया के लोगों के दिलों पे राज किया करती थी और आखिर कैसे इस रम का डाउनफॉल हुआ, तो आई बटन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखें।